नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी अकेडमी बीकानेर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं हमारी बदलती पृथ्वी चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी बुक्स। प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की ज्योग्राफी, जिसमें हम आधा चैप्टर इसमें पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे मुख्य स्थलाकृतियाँ, यहाँ से लेकर पढ़ेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, पीछे वाले वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आपको देख लेने चाहिए, और आपकी भी इच्छा है कि आप एनसीईआरटी को रेगुलर पढ़ें तो मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे मुख्य स्थलाकृतियाँ। मुख्य स्थलाकृतियाँ क्या होती है, इनके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। मुख्य स्थलाकृतियाँ अपक्षय एवं अप्रदन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। क्या होता है अपक्षय और क्या होता है अप्रदन? पृथ्वी की सतह पर सेलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। क्या होती है? पृथ्वी की सतह पर सेलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अप्रदन कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि अपक्षय किससे होता है, अप्रदन किससे होता है? वायु, जल आदि अपरदित पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपरदन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। जो अपरदन होता है जल के द्वारा, वायु के द्वारा, जो निक्षेपण किया जाता है कि ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण कर देते हैं। नदी के कार्य। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर सेल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। इस प्रकार ये एक जलप्रपात का है कि कठोर सेल है, जल की शक्ति द्वारा काटे गए मृदु सेल। इस प्रकार पहाड़ों में नदी बहती है और फिर जिस प्रकार यहाँ नीचे कटाई करके नीचे बहती है तो एक झरने का रूप ले लेती है और ये जलप्रपात कहलाता है। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, पूछा जा सकता है कि विसर्प किसे कहते हैं? जब नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग में बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। इसके द्वारा विसर्पों के किनारों पर लगातार अपरदन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे के निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते से चाप झील कहते हैं। पूछा जाता है कि चाप झील का निर्माण किस प्रकार होता है? कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टियों अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टियों पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर एक जो नदी का ये चित्र है इसको हम देखते हैं। ये बाढ़ का मैदान है। प्रिय विद्यार्थियों, ये एक आपकी नदी बहती है। इस प्रकार नदी मैदानी क्षेत्र में नदी बहती है और ये क्या करती है, ये वाले जो मोड़ होते हैं उनको विसर्प कहते हैं। ये इस प्रकार के जो मोड़ होते हैं उनको विसर्प कहते हैं और ये विसर्प जब कट के अलग हो जाते हैं नदी के द्वारा तो ये चाप झील का निर्माण करते हैं। और नदी जब अपने रास्ते में बह रही है और पानी का उफान ज़्यादा होता है तो ये दोनों तरफ क्या होती है, तटों से पानी टकराता है और इसके जो पास वाला जो क्षेत्र है उसमें बाढ़ आ जाती है और ये तटबंध होता है। यहाँ पर नदी निक्षेपण कर देती है, लाके यहाँ अवसाद जमा कर देती है और यहाँ पर जो नदी के द्वारा लाया गई जो महीन मिट्टी होती है ये उपजाऊ होती है। यहाँ पर एक जो एनसीईआरटी में तथ्य दे रखा है, इस प्रकार के तथ्य एनसीईआरटी में प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजेल जलप्रपात है। आपसे पूछे कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजेल जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि कौन सा जलप्रपात कहाँ पर है और किसकी सीमा पर है।
हो जाती है, जिनको वितरिका कहा जाता है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि ये अपने स्थान साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर एक चित्र दे रखा है। ये आपकी मुख्य नदी होती है और ये बहती बहती अनेक वितरिकाओं में क्या हो जाती है, बंट जाती है। फिर ये वितरिकाएं यहाँ पर अपना जो निक्षेपण है वो करती है और एक डेल्टा का निर्माण करती है। आपसे मैं पूछूंगी कि जो सबसे बड़ा विश्व का जो डेल्टा है कौन सी नदियाँ बनाती है, कहाँ पर बनाती है और उस डेल्टा का नाम क्या है। तो आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। समुद्री तरंग के क्या कार्य होते हैं। यहाँ पर दे रखा है कि समुद्री तरंग के क्या कार्य होते हैं। समुद्री तरंग के कार्य, समुद्री तरंग के अपरदन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाती हैं। समुद्री तरंगें लगातार शेलों से टकराती रहती है, जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है। इनको समुद्र गुफा कहते हैं। क्या कहते हैं? समुद्र गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है। इसे तटीय मेहराब बनते हैं। एक चित्र के द्वारा हम इनको देखेंगे। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देते हैं और केवल दीवार बचती है। दीवार जिसे इनकी आकृतियों को स्टेक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगातार उधर-वाधर उठे हुए ऊंचे सैलीय तटों को समुद्री भ्रंगबू कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि समुद्री गुफा किसे कहते हैं, तटीय मेहराब किसे कहते हैं, समुद्री भ्रंगू किसे कहते हैं। यहाँ पर जो एक चित्र के द्वारा दे रखा है इसको हम देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जिस प्रकार ये पानी, ये कोई चट्टान है, सेल है, पानी का बहाव होता है, पानी की जो यहाँ पर आता है, पानी यहाँ पर टकराता है, तो यहाँ पर समुद्री गुफा, जब पानी से यहाँ पर जो चट्टान है वो कट जाती है और ये गुफा का निर्माण कर लेती है, समुद्री गुफा। और तटीय मेहराब क्या होते हैं, इस प्रकार की जो आकृति बन जाती है, पानी इसके पार चला जाता है, ये तटीय मेहराब होता है। और पानी के कटाव के द्वारा कुछ जो सेल होती है इस प्रकार अलग हो जाती है, उसको स्टेक कहते हैं। हिमनद के कार्य क्या होते हैं और हिमनद क्या होता है। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती है। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलासमी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है और गोलासमी मिट्टी और पत्थरों से भूदृश्य का प्रदर्शन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करती है। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सेल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेपण हिमनद हिमोड का निर्माण करते हैं। बालू का टिब्बा क्या होता है, पवन के क्या कार्य होते हैं और किसका निर्माण, पवन के द्वारा किसका निर्माण होता है। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है। बालू टिब्बे के कुछ चित्र एकत्रित करने का प्रयास कीजिए। रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक होती है। रेगिस्तान में जो अपरदन और निक्षेपण का प्रमुख कारक क्या होती है, पवन होती है। रेगिस्तान में आप शत्रक के आकार के सेल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्य शत्रक सेल कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि शत्रक सेल का निर्माण नदी के द्वारा होता है, बाढ़ के द्वारा होता है और पवन के द्वारा होता है। तो ये पवन के द्वारा होता है। पवन सेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसे सेल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो ये रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनती है, जिनको बालू टिब्बा कहते हैं। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जाती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो उसे लोयोस कहते हैं। ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि लोयोस किसे कहते हैं। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो उसे लोयोस कहते हैं। चीन में विशाल लोयोस निक्षेप पाए जाते हैं। पूछा जा सकता है कि विशाल जो लोयस है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो वो चीन में पाए जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये चैप्टर आज पूरा हो गया और कल हम पढ़ेंगे वायु के बारे में। वायु क्या होती है, वायु कितने प्रकार की होती है, किस प्रकार बहती है, वायु का संगठन, वायुमंडल का संगठन क्या होता है,
इन चीज़ों के बारे में हम कल पढ़ेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।